क्या बांग्लादेश में अब सब ठीक हो चुका है? क्या तख्ता पलट का खतरा टल गया है? क्या बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं या फिर वहां की आवाम अब एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है और जल्द ही सब कुछ बदलने को आमादा हो जाएगी? भारत के लिए लैंडलॉक और चिकन नेक की बात करने वाले बांग्लादेश में कितने चिकन नेक हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं पुनीत के साथ। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में मौजूदा वक्त में काम कर रहे मोहम्मद यूनुस की हसरतें क्या बढ़ गई हैं, या इसे ऐसे कहा जाए कि यूनुस की नजर अब कुर्सी पर आ टिकी है। रातों रात हुए उठापटक के बाद मुख्य सलाहकार बनकर बांग्लादेश की बागडोर संभालने वाले यूनुस के खिलाफ जब माहौल बनने लगा तो उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली थी ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ वहां की सेना की ओर से यूनुस की सरकार को अवैध बताते हुए जल्द चुनाव करने की मांग भी कर दी गई। फिर कहा गया कि चुनाव जल्द कराए जाएंगे, लेकिन अभी जो हालात वहां भीतर ही भीतर नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यूनुस के लिए खतरा टला नहीं है। साफ तौर पर कहें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दरअसल कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस के राजनीतिक दलों और सेना के साथ हाल की बैठकों और चुनाव की दिशा में कदम उठाने की सहमति से ऐसा लग रहा था कि तख्ता पलट का तात्कालिक खतरा टल चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। आशंकाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। सेना का दबाव, विपक्ष का असंतोष, आर्थिक संकट, कट्टरपंथी ताकतें और विदेशी हस्तक्षेप की आशंकाएं इस देश की स्थिति को और नाजुक बनाए हुए। अगर यूनुस दिसंबर 2025 तक चुनाव की घोषणा नहीं करते या फिर सुधारों में नाकाम रहते हैं तो तख्ता पलट का खतरा फिर से बढ़ सकता है। हालात यह हैं कि 9 महीने पहले शेख हसीना की सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। हाल के घटनाक्रम से यह पता चलता है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने यूनुस सरकार को अवैध घोषित किया और जल्द चुनाव कराने की मांग की। यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी और उनके समर्थकों ने रैलियां की, जिससे कि तनाव और बढ़ गया। अब तो ढाका में हिंसक प्रदर्शन की आशंका तक जताई जाने लगी। बीते 9 महीने में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ता नजर आया। सेना और सरकार के बीच टकराव, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और अब तो साफ तौर पर सेना ने यूनुस को सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करने और दिसंबर 2025 तक चुनाव की तारीख का ऐलान करने का अल्टीमेटम दे डाला है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर अगले 6 महीने या 7 महीने में चुनाव की तैयारी नजर नहीं आती तो वहां पर तख्ता पलट तय है। माना जा रहा है कि यूनुस के कमजोर नेतृत्व ने बांग्लादेश का बंटा ढार कर रखा है। आपको हम आज बताते हैं कि बांग्लादेश बीते 1 साल में किस हाल में पहुंच चुका है। साल 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की आर्थिक हालत खस्ता होती ही जा रही है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और ILO के अनुमान के मुताबिक 2024 में बेरोजगारी दर 5 से 6% के आसपास रही, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रों में यह बहुत ज्यादा है। खासकर शिक्षित युवाओं में 15 से 20% तक बेरोजगारी बढ़ने का अनुमान है। कपड़ा उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार कहा जाता था, संकट में आ चुका है। अगस्त 2024 से 140 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां यहां पर बंद हो चुकी हैं, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और भारत के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों ने स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया है, जिससे कि $770 मिलियन का नुकसान हुआ है। महंगाई की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI आधारित मुद्रास्फीति में 2024 में 9 से 10% तक ये पहुंच गई। खाद्य पदार्थ, खासतौर पर खाद्य तेल और चीनी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। उदाहरण के लिए खाद्य तेल की कमी ने किराना दुकानों में स्टॉक को खत्म किया है, जिससे दैनिक इस्तेमाल वाली चीजों की कीमतें भी आसमान छूने लगी है। भारत के द्वारा कपास निर्यात जो होता है, इस पर रोक लगा दी गई, तो ऐसे में कपड़ा उद्योग पर इसका असर पड़ा है, जिससे GDP
की जो वृद्धि दर 6.3% थी वो घटकर 5% से नीचे आ गई। प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट हुई है और बढ़ते कर्ज ने आम नागरिकों पर और बोझ बढ़ा दिया है। प्रत्येक नागरिक पर औसतन 41,000 रुपए का कर्ज बांग्लादेश में है। साल 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की आर्थिक हालत खस्ता होती जा रही है। विश्व बैंक के आईएलओ के अनुमान के अनुसार 2024 में ये 5-6% के आसपास रही और अनौपचारिक क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा मानी जा रही है। इससे पता चलता है कि हालात कितने बिगड़े बांग्लादेश में हुए हैं और भारत से भी संबंध जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और भारत से संबंध प्रभावित होने की वजह से वहां की चीजें और लगातार बिगड़ती ही जा रही हैं। रोजगार में गिरावट आई है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, विशेष रूप से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव ने आर्थिक सुधारों को प्रभावित किया है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक वेतन नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं। यूनुस ने जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव कराने का सुझाव दिया था, जबकि सेना और बीएनपी वहां की जो अब पार्टी है, मुख्य पार्टी है, उसने दिसंबर 2025 तक चाहा है कि चुनाव हो जाएं। लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव में देरी की वजह यूनुस की सत्ता में बने रहने की इच्छा या लालसा है। यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए एक गलियारा बनाने की भी प्लानिंग की थी, लेकिन इसे सेना ने अस्वीकार कर दिया। जनरल वकार ने इस राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए इसे खतरा बताया और बिना सेना की सहमति के इस तरह के फैसले लेने पर आपत्ति भी जताई। खबर तो यह भी है कि सेना के अंदर भी दो गुट बने हैं। एक गुट है जनरल वकार उस जमान का, जो समर्थन करता है, जिन्हें भारत के करीबी माना जाता है, जबकि दूसरा गुट लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान का है, जिन्हें पाकिस्तान समर्थित और भारत विरोधी माना जाता है। फैजुर रहमान की हाल की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख से मुलाकात ने इन आशंकाओं को और बल दिया और बढ़ाया है। इसके साथ ही यूनुस पर कुछ लोग विदेशी ताकतों, खासतौर पर पश्चिमी देशों की कठपुतली होने के आरोप लगाते हैं। उनके द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताने वाले बयान ने भारत के साथ संबंधों में और तनाव बढ़ाया है। इसके अलावा भारत के साथ $21 मिलियन की रक्षा डील रद्द करने के फैसले ने भी दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा करने का काम किया है। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक के रूप में पूरी दुनिया में सम्मानित हैं, बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के नेता के रूप में सशक्त नेतृत्व देने में नाकाम साबित हुए, कमजोर साबित हुए। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व मिला, लेकिन वो सरकार की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने में नाकाम रहे। चीन गए जरूर, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व इसीलिए सौंपा गया था क्योंकि तटस्थ और सम्मानित शख्सियत उन्हें माना जाता था, लेकिन उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता सबसे बड़ी उनकी कमजोरी रही। यूनुस ने पहले कोई सरकारी या प्रशासनिक पद संभाला नहीं और उनकी माइक्रो फाइनेंस पृष्ठभूमि उन्हें जटिल और सैन्य परिदृश्य से निपटने के लिए तैयार नहीं कर पाए। बीते 24 मई 2025 की बात करें तो बीएनपी और जमात नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई और तनाव थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन जो फैसला लेने की ताकत जो होना चाहिए वो यूनुस में नजर नहीं आती। स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आती और यह बताती है कि उनका नेतृत्व कितना कमजोर है। एक सशक्त नेता के रूप में विपक्ष और सेना के साथ संवाद जो मजबूती से स्थापित होना चाहिए और सुधार तुरंत लागू होना चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। निष्क्रियता की वजह से अस्थिरता और बढ़ी है। सेना के साथ यूनुस का टकराव उनकी नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी कमी है। जनरल वकार उस जमान ने यूनुस सरकार को अवैध घोषित किया और म्यांमार में मानवीय गलियारा स्थापित करने की उनकी योजना को खूनी गलियारा बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा भी बताया। दरअसल ये वो क्षेत्र है जहां पर अमेरिका की बहुत पहले से नजर बनी है। अमेरिका चाहता है कि वो यहां पर अपना अड्डा बना ले। यूनुस ने इस योजना को लेकर सेना से पहले कोई सलाह नहीं ली थी, जिससे सेना का गुस्सा और भड़का।
मोहम्मद यूनुस की नीतिगत गलती से ही सेना को हस्तक्षेप का एक बहाना मिल गया। आइए आपको अब बांग्लादेश के 2 चिकन नेक के बारे में भी बताते हैं। यूनुस ने कुछ दिन पहले भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इसका जिक्र कर दिया था। भले ही चीन के दौरे के दौरान उन्होंने ये शेखी बखारने के लिए सब कह दिया हो, बोल दिया हो, लेकिन इससे बांग्लादेश की अपनी कमजोरी भी उजागर हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक नहीं बल्कि दो चिकन नेक मौजूद है। भारत का चिकन नेक किसी भी तरह से देश की कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत है, और यह बयान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की मजबूत कड़ी है, क्योंकि यहां पर 3 तरफ से भारतीय सेना की तैनाती है। इस बयान के उलट बांग्लादेश के दोनों ही चिकन नेक काफी कमजोर हैं, जिसका जिक्र हेमंता बिस्व शर्मा ने भी किया। आपको हम यह भी बताते हैं कि बांग्लादेश के ये 2 चिकन नेक हैं कहां कहां। नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच करीब 82 किलोमीटर लंबी एक लैंड स्ट्रिप पड़ती है। इस जमीन की पट्टी का सबसे सकरा बिंदु पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले और मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले को जोड़ता है। इस स्ट्रिप के नॉर्थ में रंगपुर है, जो बांग्लादेश का प्रथम स्तरीय प्रशासनिक डिवीजन माना जाता है। नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर रंगपुर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है, जिससे यह कमजोर चेकिंग पॉइंट बन जाता है। हेमंता बिस्व शर्मा ने अपने एक्सपोस्ट में दूसरे चिकन नेक का भी जिक्र किया, और वो कौन सा है? वो है चटगांव कॉरिडोर। यह दक्षिण त्रिपुरा को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली 28 किलोमीटर की, मात्र 28 किलोमीटर की लंबी लैंड स्ट्रिप है। यह कॉरिडोर बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन को 2 हिस्सों में बांट देता है। नॉर्थ वेस्ट हिस्से में 6 जिले आते हैं, जिसमें ब्राह्मणबरिया, कोमिला, चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नोआखली और फेनी आते हैं। इसी तरह से साउथ वेस्ट हिस्से में चटगांव, खागराचारी, रंगमाली, बंदरबन और कॉक्स बाजार जैसे जिले शामिल हैं। यह इलाका ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यह कॉरिडोर से अलग हो जाता है और यहां पर सिर्फ समुद्र के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है।